मुंबई का एक हॉस्पिटल है जहां 14 साल की लड़की एडमिट होती है। उसका वहां पे इलाज चल रहा होता है। उसके इलाज के लिए वहां पर लेडीज डॉक्टर होती है। साथ ही अगर उससे पूछताछ करनी हो तो लेडीज पुलिस अधिकारी ही जाएगी। अगर साफ सफाई की बात की जाए तो लेडीज डिपार्टमेंट से ही कोई जाएगा। यानी कि उस कमरे के अंदर एंट्री होती है तो सिर्फ महिला की, पुरुष नाम के किसी व्यक्ति की ना तो वहां एंट्री होती है और ना ही कोई पुरुष वहां जाता है। दरअसल उस लड़की को पुरुष नाम से इतनी भयभीत होती है, इतनी डरी हुई होती है कि पुरुष नाम सुनते ही, पुरुष जाति का नाम आते ही उस लड़की की सांसें जोर जोर से चलने लगती हैं। ऐसा लगता है उसको देखकर कि वो मर जाएगी। 11 सितंबर की शाम 5 बजे तक वो लड़की जिंदगी की जंग लड़ रही होती है। उसकी सांसें ऐसे ही चल रही होती हैं। जरूरत थी तो उसको उसके लिए प्रार्थना की। वो लड़की दिल्ली की निर्भया से कम नहीं थी, क्योंकि उसके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ होता है जैसा कि निर्भया के साथ हुआ होता है। वो अगर यूं कहे कि निर्भया कांड से कहीं ज़्यादा इस लड़की के साथ हुआ है तो शायद ये कम नहीं होगा। नमस्कार, मैं विपिन। स्वागत है आप सभी का डेली खबरें विद विपिन में। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है महाराष्ट्र के पुणे शहर की। दरअसल यहाँ एक थाना पड़ता है बनवाड़ी। उसी थाना क्षेत्र की एक लड़की होती है जिसकी उम्र 14 साल होती है। उस लड़की के माता और पिता वहीं की एक नर्सरी में काम कर रहे होते हैं, फूलों की देखभाल कर रहे होते हैं। नए फूलों को वो लगा रहे होते हैं, फूल बेचते हैं और साथ ही उस नर्सरी को देखभाल करते हैं उस नर्सरी का। 31 अगस्त के रात 10 बजे के आसपास की ये वाकया होगी। उनकी जो लड़की होती है जिसकी उम्र 14 साल होती है, वो अपने एक दोस्त से मिलने के लिए पुणे के रेलवे स्टेशन पे पहुंच जाती है। रात के करीब 10 बज रहे होते हैं। वो वहाँ अपने उस दोस्त का इंतजार कर रही होती है, मगर उसका वो दोस्त वहाँ नहीं आता है। इसके वजह से वो घबरा जाती है और रोने लगती है, परेशान हो जाती है। अचानक एक ऑटो वाले की नज़र उस लड़की पे पड़ती है। जैसी ऑटो वाले की नज़र उस लड़की पे पड़ती है, वो ऑटो वाला उस लड़की के पास जाता है और उससे पूछता है कि क्या बात है, तुम क्यों घबराई हो, क्यों परेशान हो, क्यों रो रही हो। लड़की उस ऑटो वाले को देखती है। उसको लगता है कि शायद ये जो व्यक्ति है जिसकी उम्र लगभग 30 साल के आसपास होती है, ये उसकी कुछ मदद कर सकता है, क्योंकि वो लड़की काफ़ी रो रही थी और परेशान थी। वो लड़की उस ऑटो वाले को अपनी पूरी दास्तां बताती है। वो कहती है, मैं अपने परिवार के मर्जी के बगैर अपने दोस्त से मिलने के लिए रेलवे स्टेशन पे आई हुई थी, लेकिन वो दोस्त मेरा नहीं आता है, जिसकी वजह से मैं घबरा जाती हूँ और रोने लगती हूँ। ये बात सुनकर वो ऑटो वाला वहाँ से चला जाता है और ठीक 10 से 15 मिनट के बाद वो वापस आता है। वापस आकर उस लड़की से कहता है कि तुम जिस दोस्त का इंतजार कर रही थी वो तो बाहर खड़ा है, तुम्हारा इंतजार कर रहा है, लेकिन वो अंदर आने से मना कर रहा है क्योंकि उसे इस बात की दिक्कत है। वो परेशान है, वो दुखी है कि वो लेट से आया, अपने गलती को लेकर वो पछता रहा है। तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें उस लड़के से मिला देता हूँ। हालांकि लड़की काफ़ी देर से रो रही थी, उसे प्यास लगी हुई थी और उसके पास पीने को पानी नहीं था। ऑटो ड्राइवर पानी का बोतल देता है, लड़की पानी का बोतल लेती है और पानी पी लेती है। जैसे ही कुछ कदम आगे बढ़े होते हैं तभी लड़की को अचानक चक्कर आने लगता है। वो गश्ती खाकर गिरने ही वाली होती है कि तब तक दोनों ऑटो के पास पहुंच गए होते हैं। ऑटो ड्राइवर उस लड़की को अपने ऑटो में बैठाता है और जंगल की ओर लेकर जाता है। जैसे ही वो जंगल पहुंचता है, जंगल पहुंचने के बाद उस लड़की के साथ, उस 14 साल की लड़की के साथ वो बलात्कार करता है। हालांकि लड़की नशे में होती है, उसको होश नहीं आता है, क्योंकि उसे पानी के माध्यम से, पानी के बोतल में नशीली दवा मिलाकर उसे पिला गया होता है। ऑटो ड्राइवर लड़की को अपने साथ कई घंटे तक रखता है, उसके साथ बलात्कार करता रहता है। इसके बाद वो एक लॉज में उस लड़की को लेकर जाता है। जैसे ही वो लॉज पे पहुंचता है, उस लॉज पे पहले से ही कुछ युवक इंतजार कर रहे होते हैं। लड़की लॉज में जाती है। लॉज के अंदर एक कमरे में उस लड़की को बंद कर दिया जाता है। बंद करने के बाद उस लड़की के शरीर के जितने भी कपड़े होते हैं सभी कपड़े उतार दिए जाते हैं, यानी कि उस लड़की के बॉडी पे एक भी कपड़े नहीं होते हैं। इसके बाद वो 12 के 12 लड़के उस लड़की के साथ बारी बारी से उसका रेप करते हैं, उसका बलात्कार करते हैं। लड़की को धीरे धीरे होश आता है। जब तक उसको होश आता है तब तक उस लड़की के साथ 12 लोग बलात्कार कर चुके होते हैं। लड़की होश में आती है, चीखती है, चिल्लाती है। उसे भूख लगी होती है, वो खाना मांगती है। उसे प्यास लगी होती है, वो पानी मांगती है, गुहार लगाती है, लेकिन उसकी इस गुहार को कोई नहीं सुनता है, कोई नहीं समझता है।
लड़की बयान में ये भी बताती है कि उसको नस्ली दवा का इंजेक्शन दिया जाता है ताकि वो शोर न मचाए, चिल्लाए नहीं, उसकी आवाज़ उस कमरे में ही दब जाए, और लगातार कई घंटों तक उस लड़की के साथ बलात्कार करते हैं। लड़की अगर शोर मचाती भी है तो न जाने क्यों होटल मालिक को और साथ ही आसपास के लोगों को आवाज़ सुनाई नहीं देती है। इसके बाद लड़की चीखती है, भीख मांगती है, कहती है कि मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई, मुझे छोड़ दो। उन 12 लड़कों में से एक लड़के को उस पर दया आ जाती है। वो लड़का उस लड़की को दादर रेलवे स्टेशन पर ले जाकर छोड़ देता है। इसके बाद वो 12 के 12 लड़के वहाँ से फरार हो जाते हैं, ये सोचकर कि वो लड़की शायद वहाँ से चली गई होगी। लेकिन जैसे ही लड़की दादर रेलवे स्टेशन में पहुँचती है, तभी दादर रेलवे स्टेशन पर काम कर रहे 2 सफाई कर्मियों की नज़र उस लड़की पे पड़ जाती है। अभी वो लड़की 12 दरिंदों से बचकर अभी स्टेशन में पहुंची होती है कि 2 और दरिंदे उसे मिल जाते हैं और दोनों सफाई कर्मचारी उस लड़के के साथ बारी बारी से बलात्कार करते हैं, अपने साथ रखे होते हैं। और इसके बाद वो एक ट्रेन में उस लड़की को बैठा देते हैं जिस ट्रेन की दिशा उत्तर की ओर थी, यानी कि वो ट्रेन वहाँ से चंडीगढ़ जाती है। वो लड़की एक कोने में डरी हुई, सहमी हुई, चुपचाप बैठी थी। न जाने कितने लोग उस रास्ते से आ रहे थे, जा रहे थे, गुजर रहे थे, लेकिन किसी की नज़र उस लड़की के ऊपर पड़ती ही नहीं है। लड़की के साथ क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था, कोई भी इस बात को जानने की कोशिश नहीं करता है। वो बहुत परेशानी से गुजर रही थी, इतनी दर्द से गुजर रही थी। पिछले 48 घंटों में 14 अलग अलग लोगों ने उसके साथ दरिंदगी की थी, उसके साथ रेप किया था, उसके साथ बलात्कार किया था। ना जाने क्यों किसी को दिखाई नहीं दे रहा था। जैसे ही ट्रेन चंडीगढ़ स्टेशन पर जाकर रुकती है तो वहां से एक जीआरपी का सिपाही गुजर रहा था, जीआरपी का पुलिसकर्मी गुजर रहा था। वो उस लड़के को देखता है और देखते ही समझ जाता है कि जरूर इस लड़की के साथ कुछ गड़बड़ है, इसको कुछ परेशानी है। वो पुलिस वाला उस लड़की के पास जाता है और उससे पूछता है कि तुम्हें कुछ दिक्कत है, कोई परेशानी है, मैं तुम्हारी कुछ मदद करूं। मगर वो लड़की पुरुष जाति के नाम से ही डरी हुई थी, घबराई हुई थी, क्योंकि वर्दी में भी एक पुलिस वाला ही था। लेकिन वो पुलिस वाला बहुत अच्छा था, बहुत ईमानदार था। उस लड़की को लग रहा था कि हो ना हो ये वर्दी वाला भी, ये व्यक्ति भी मुझे ले जाकर बाकी लोगों की तरह मेरे साथ बलात्कार ही करेगा। वो लड़की चंडीगढ़ स्टेशन पर उतर जाती है, क्योंकि वो जो ट्रेन होती है, ट्रेन का आखिरी स्टॉपेज चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन पे ही होता है। इसलिए वो लड़की रेलवे स्टेशन पे उतर जाती है और एक कोने में जाकर बैठ जाती है, डरी हुई, सहमी हुई, घबराई हुई बैठी रहती है। वो जो पुलिस वाला था, वो पुलिस वाला चाइल्ड वेलफेयर सोसाइटी को फ़ोन करता है और फ़ोन करके उनसे सारी बातें बताता है। चाइल्ड वेलफेयर कमेटी से एक महिला पुलिस अधिकारी आती है और वो उस लड़की के पास जाती है, उससे पूछती है, उसको खाना खिलाती है, उसको पानी पिलाती है, उसको दुलार करती है, पुचकारती है, प्यार करती है। मात्र कुछ ही घंटों में वो महिला पुलिस अधिकारी उस लड़की का दिल जीत लेती है। इसके बाद जब वो लड़की अपनी दास्तां उस महिला पुलिस अधिकारी को बताती है तो महिला पुलिस अधिकारी उसके कहानी को सुनकर रोने लगती है, और वहीं पे जो जीआरपी पुलिस वाला खड़ा होता है वो भी उस कहानी को सुनकर रोने लगता है। रो रो कर उसका बुरा हाल हो जाता है। अगर किसी भी बहन के साथ, किसी भी बेटी के साथ इतनी भयानक वारदात होती है तो आंसुओं के अलावा और कुछ निकलेगा भी नहीं। निकलेगा तो उन दरिंदों के लिए बद्दुआएं निकलेंगी, या तो इस जघन्य अपराध के लिए उनके लिए सजा की गुहार निकलेगी। हालांकि जब वो लड़की अपने घर से अचानक से गायब हो जाती है तो उसके जो माता पिता होते हैं, ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते हैं, वो वहाँ के बनवाड़ी थाने पर जाते हैं और अपने बेटी के गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराते हैं। हालांकि वहाँ की पुलिस भी बहुत अच्छी थी, बहुत ईमानदार थी, अच्छे से अपना काम कर रही थी। बनवाड़ी थाने की जो पुलिस होती है वो आसपास के लोगों से पूछताछ करना शुरू करती है और साथ ही उस लड़की के बारे में और भी जानकारी इकट्ठा करना शुरू करती है। उसका जो मोबाइल नंबर था उसकी CDR निकलवाई जाती है और साथ ही उस इलाके के आसपास के जितने भी CCTV कैमरे थे उनकी पड़ताल की जाती है, मगर उस लड़की के बारे में कुछ पता नहीं चल पाता है। और पता चलता है तो पुलिस इस मामले को बहुत ही गंभीरता से, बहुत ही खूबसूरती के साथ इस मामले की जांच करती है। फिर चंडीगढ़ की जो पुलिस होती है वो बनवाड़ी पुलिस थाने से संपर्क करती है और जो लड़की होती है उस लड़की को चंडीगढ़ से हवाई जहाज़ से मुंबई लाया जाता है। मुंबई लाने के बाद उसको एक हॉस्पिटल में उसके इलाज के लिए
भर्ती कराया जाता है। उस हॉस्पिटल की जितनी भी महिला स्टाफ होती हैं उस लड़की की हर जरूरतों में, उसके इलाज में लगी हुई होती हैं, क्योंकि वो लड़की पुरुष जाति के नाम से ही डरी हुई होती है, घबराई हुई होती है। इसके बाद पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल करना शुरू करती है तो 100 से ज़्यादा सीसीटीवी कैमरों की पड़ताल की जाती है। उसमें पता चलता है कि पुणे के एक रेलवे स्टेशन से एक ऑटो जाता है, उसी में ये लड़की होती है। उसके बाद उस ऑटो वाले का नंबर प्लेट उस सीसीटीवी कैमरे में कैद हो जाता है, उससे उसका मोबाइल नंबर को निकाला जाता है और उस ऑटो वाले ड्राइवर को गिरफ्तार किया जाता है। इसके बाद उन 12 और आरोपियों को, उन दरिंदों को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। और जैसा कि लड़की ने अपने बयान में बताया था कि दादर रेलवे स्टेशन के जो 2 सफाई कर्मी होते हैं वो भी उसके साथ बलात्कार किए होते हैं, उन दोनों को भी पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। यानी कुल मिलाकर इस घटनाक्रम से सीधे जुड़े हुए 16 लोगों को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। मुंबई पुलिस की प्राथमिकता होती है कि इस केस को फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाया जाए ताकि 10 से 15 दिन के अंदर इस मामले में फैसला आ जाए और उन दरिंदों को कम से कम फांसी की सजा तो होनी ही चाहिए। इस कहानी को सुनाने का मेरा उद्देश्य आपको परेशान करना नहीं था, किसी का दिल दुखाना नहीं था, बस आपको जागरूक करना था, आपको सचेत करना था। आप जहां भी रहें सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नई सच्ची घटना के साथ। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।